बस गाइस कुछ अ, 2-5 मिनट और रुकेंगे। 5 पे हम शुरू करेंगे। जितने अटेंडीज है वो ठीक है, उसके बाद जो एंटर करेगा तो उसको हम बाद में रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे, ऐसे कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बाय द वे, इस पोस्टर के ऊपर जो बना हुआ है उसको कोई मतलब प्रणीत नेम कर प्रणीत सकते हैं कि क्या है? प्रणीत मैंने अभी सरप्राइज रखा हुआ है तो अभी रिवील नहीं कर रहा। ओके ओके, मैंने इट्स अ पीपीटी में डाल सरप्राइज। रखा है। ओके 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 ओके, गॉट इट। इसके हाँ साथ बहुत ज्यादा हाँ। फनी मेमोरीज जुड़ी हुई है क्योंकि ओके। क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये वाला पोस्टर देख के ना किसी के दिमाग में क्लिक होगा, तो किसी के दिमाग में क्लिक नहीं हुआ, किसी ने मैसेज भी नहीं किया कि ये किस टाइप का ग्राफिक्स है। सिद्धांत भाई, ये ग्राफिक्स के हो तो तुम बता सकते हो कि किस टाइप का ग्राफिक है ये? एक सेकंड में डिस्प्ले और बहुत क्या क्या क्या? नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो कोई डिस्प्ले है ना ये? हाँ हाँ हाँ, 7 सेगमेंट हाँ डिस्प्ले। हाँ। 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। तो ये जो मतलब बेसिकली मैं तो कुछ ग्राफिक्स में कैनवा पे बनाने का प्लान कर रहा था, लेकिन प्रणीत ने कुछ नई तूफानी चीज करी, तो वो चीज हम बताएंगे कि क्या करा उसने। इट वाज एक्चुअली क्वाइट फनी। इसी से हम लोगों को पता लगा कि हमारे ऑर्डिनो जो है उनकी ट्वेल्थ, मेरे ऑर्डिनो की ट्वेल्थ पे जो है वो लिटरली करंट को सिंक इन नहीं कर रही है। तो वो इस मामले में डेड है। इट वाज क्वाइट फनी। प्रणीत एक बार रिमाइंडर डाल दे ग्रुप पे कि या वेट। वील बी स्टार्टिंग इन फ्यू मिनट्स। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो अभी कर ले, एंड देन मैं स्टार्ट करता हूँ। ऑडियंस काफी आ चुकी है, वो सबर कर रही है। जो लोग अभी अभी ज्वाइन करे हैं वो टेक्स्ट के ऊपर ना एक बार ये लिख दो, अगर उन्हें आर्डिनो या नोड एमसीयू कभी किसी चीज पे काम करा है तो यस लिख दो, और अगर कभी काम नहीं करा तो नो लिख दो, ताकि मेरे को पता चल जाए कि किस टाइप के ऑडियंस है, तो उस हिसाब से रेलेवेंस में लगाऊंगा। ओके। प्रणीत, यप। हेलो। सो आई थिंक मेरे को स्टार्ट करना चाहिए अब, क्योंकि काफी लोग आ गए हैं। या स्टार्ट कर दे इसको बिकॉज ठीक है। ठीक है। आगे मेरी किसको आवाज ऐड होना होगा पता विजिबल है चले। ना? मेरी हाँ, आवाज आ स्क्रीन रही है इज ना? विजिबल, आवाज आ रही है, बिल्कुल एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है ठीक है। ठीक है, तो कभी किसी को बीच में लगे कि आवाज कट रही है तो प्लीज मेरे को बता देना। मैं चैट बॉक्स पे कॉन्स्टेंटली देख रहा हूँ। ओके, और कुछ एंड एक और डाउट्स? चीज, डाउट्स का क्या सीन है मतलब? डाउट्स बीच में कोई पूछ सकता है, मैं एंटरटेन करने के लिए तैयार हूँ। कोई भी अगर किसी का डाउट होता है कोई भी किसी चीज को लेके भी, तो पूछ सकता है बीच में भी। सो कोई इशू नहीं है उस चीज में, क्योंकि ये थोड़ा
प्रॉब्लम ये है कि हार्डवेयर ऐसी चीज ऑफलाइन होती है, इम्प्लीमेंट करके तुम्हें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देने का प्लान था, बट वो नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ कोरोना। सो अभी हम थ्योरेटिकल ज्यादा रखेंगे एंड प्रैक्टिकली मैं चीज दिखाऊंगा, एंड किसी को बाद में जब इम्प्लीमेंट करनी होगी उसके बारे में भी हम गाइडेंस दे देंगे। सो अभी लेट्स स्टार्ट, चलो। सो हाय गाइस, माय नेम इज रचित। मेरे को अगर कोई नहीं जानता तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम रचित है, मैं अभी और प्रोफेशनली एम्बेडेड सिस्टम एंड IoT वर्क करता हूँ मैं। तो ये थोड़ा IoT के बारे में, आज की जो प्रेजेंटेशन है वो IoT के बारे में है। IoT के बेसिक्स है ये, ठीक है। अगर जिन जिन लोगों ने आर्डिनो कर रखा है उन्हें काफी इजीली ये चीजें समझ आ जाएगी, लेकिन जिन्होंने आर्डिनो नहीं कर रखा तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी हम लोग, मतलब मैं उस तरीके से प्लान करी है मैंने कि मैं उनको भी एक रेलेवेंस दे सकूं कि हाँ ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। सो सबसे पहले तो जो पोस्टर था उसके अंदर ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज छुपी हुई है, तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये था जो, थैंक क्रेडिट गोज टू प्रणीत। सो प्रणीत ने ये क्रिएट करा था। तो अब कोई बता सकता है कि ये कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज करा है? चैट बॉक्स में लिख दो कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज करा है, नाम क्या है इस माइक्रो कंट्रोलर का। ओके, सौम्यजीत का मैसेज आया, आर्डिनो नैनो, ओके। और आर्डिनो नैनो के अंदर कौन सी चिप होती है एटमेगा की, उसका नाम क्या है? ओके, नाइस। प्रणीत और सौम्यजीत को तो पता है, उसके अलावा कोई भी जूनियर हो, किसी को पता हो भाई जिनको सिखाया है, थोड़ा एटलीस्ट इंटरैक्टिव बनाओ। ओके, ओके, सही है। चलो तो ये बता देता हूँ, ये आर्डिनो नैनो है और आर्डिनो नैनो में 8 मेगा 328P चिप होती है। इसको 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती है, जो हमारी जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले होती है एलईडी की, वो बेसिकली ये है। तो कनेक्ट करके, हर पिन पे कनेक्ट करके प्रणीत ने बस उस एलईडी को ग्लो करके IoT लिखा है। सो ऑल थैंक्स टू प्रणीत फॉर दिस ग्रेट ग्राफिक्स। तो लेट्स स्टार्ट। सो आज का एजेंडा ये है कि हम IoT के बारे में बताएंगे, हाउ IoT वर्क्स, व्हाई वी नीड IoT, व्हाट आर द मॉडल्स ऑफ IoT, एप्लीकेशंस ऑफ IoT एंड हार्डवेयर एंड क्लाउड, वो सब चीजें। तो एक सेकंड, हाँ सॉरी गाइज। सो आज का ये एजेंडा है कि पहले हम बताएंगे IoT, हाउ IoT वर्क्स, व्हाई वी नीड IoT एंड सो IoT से पहले यार, सबसे पहले इंटरनेट तो बताना पड़ेगा। तो तुम्हारे हिसाब से इंटरनेट क्या है? कोई भी बंदा अनम्यूट करके बता सकता है कि इंटरनेट क्या है। IoT भैया में सबसे पहले इंटरनेट हाँ हाँ, हाँ यशिका। भैया इंटरनेट इज अ वायर दैट कनेक्ट्स डिफरेंट कंप्यूटर्स टू ईच अदर, वेब सर्वर और क्लाइंट को। ओके, एनीबॉडी एल्स, कोई और? ओके, नाइस। तो इंटरनेट बेसिकली कॉमनली नोन एज नेट इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। तो यशिका और सुमित ने जो बोला वो ऑब्वियसली 100% करेक्ट है कि इंटरनेट ये है। तो इंटरनेट के बारे में तो ऑब्वियस ही बात है, सबको पता है, तो इंटरनेट के बारे में ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इंटरनेट तो चलो सबको पता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, क्यों इंटरनेट ऑफ थिंग्स बनाया था, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्या रेलेवेंस है, उससे क्या कोई रिजेंबल कर सकता है जिसने पहले काम कर रखा है IoT पे? तो एनीबॉडी वुड लाइक टू टेक? कोई तो बताओ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्यों है, क्या रिलेवेंस है, किसने पहले काम कर रखा है? कोई बता ही नहीं रहा। एनीथिंग विच इज कनेक्टेड टू, ओके ओके, कोई भी, किसी को भी नहीं पता इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, IoT एप्लीकेशन टू, ओके। आनंद ने लिखा IoT एप्लीकेशन को वर्क करने यूज आती, अच्छा ओके, यूज आती है, ओके। सो इंटरनेट ऑफ थिंग इज इंटरकनेक्टेड थिंग्स ऑफ डिवाइसेस विच एम्बेड विद सेंसर सॉफ्टवेयर नेटवर्क
लेमैन भाषा है, मतलब नॉर्मल डेफिनेशन है, तो मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग कोई दूर बैठे हो, फॉर एग्जाम्पल कनाडा में बैठे हो, और तुम्हें कोई चीज इंडिया में ऑपरेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अपनी वॉशिंग मशीन ऑपरेट करनी है, तो तुम कैसे ऑपरेट करोगे? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वो बैरियर को तुम्हारा तोड़ता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बेसिकली कम्युनिकेट करता है तुम्हारे सेंसर से, एम्बेडेड सिस्टम्स से, जिससे वो चीज नेटवर्क के थ्रू एक्टिवेट होती है एंड हम उस रिस्पॉन्स को ले सकते हैं। तो बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पर्पस ये था कि हम लोग जो कम्युनिकेशन करते हैं या जो कम्युनिकेशन करेंगे आगे, वो नेटवर्क जो इंटरनेट हमारे होता है एनवायरनमेंट में, उसके थ्रू करेंगे। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ये मेन पर्पस था। हाउ डज इंटरनेट ऑफ थिंग्स वर्क? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है वो 3 चीजों पे वर्क करता है, सेंसर्स पे, नेटवर्क पे और डिवाइसेस पे। ठीक है, सेंसर जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज लाइक प्रेशर या मोशन, इस टाइप की जो क्वांटिटीज होती है, सेंसर्स उसको मेजर करते हैं या फिर रिस्पॉन्स देते हैं सेंसर्स। वो जो सेंसर्स होते हैं ना, वो हमारे डिवाइस से कनेक्टेड होता है। जो नेटवर्क पे वो डिवाइस बेसिकली क्या करता है, नेटवर्क पे डेटा भेजता है। फॉर एग्जाम्पल सेंसर ने रिस्पॉन्स भेजा 1, तो वो रिस्पॉन्स वो डेटा भेजेगा नेटवर्क के थ्रू, एंड फिर क्लाउड या फिर और जिस जो पर्टिकुलर स्टोरेजेस होते हैं उधर वो जाके स्टोर होता है, एंड वहां से लोग एक्सेस करते हैं उस चीजों को। ठीक है, तो इंटरनेट ऑफ थिंग बेसिकली 3 कॉम्बिनेशन पे आता है, सेंसर्स, नेटवर्क एंड डिवाइसेस। नाउ सेंसर्स क्या होते हैं? सेंसर्स के बारे में यार सबको पता है, इतने सारे सेंसर्स मैंने अभी इस पे स्क्रीन पे दिखा रखे हैं। कलर सेंसर, गैस सेंसर, एलडीआर, प्रॉक्सिमिटी, थर्मिस्टर, अल्ट्रासोनिक, आईआर, वाटर फ्लो, पीआईआर, रेन, बहुत सारे सेंसर्स है। तो अच्छा, इनमें से ये बताओ कि पीआईआर सेंसर किस पर्टिकुलर चीज के लिए यूज होता है? एनीबडी, किसी को पता है पीआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है? पीआईआर सेंसर किस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में लगा होता है? कहाँ हम पीआईआर सेंसर को देखते हैं बहुत ज्यादा कॉमन हम लोग? एनीबडी, किसी को नहीं पता पीआईआर की फुल फॉर्म या पीआईआर सेंसर कहाँ यूज करते हैं हम डेली? क्या एप्लीकेशन है पीआईआर सेंसर? ओके, पैसिव इंटर ना, बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल। सिक्योरिटी मॉल्स अलार्म। में जो एग्जैक्टली सिक्योरिटी अलार्म्स के लिए मॉल्स के अंदर जो हमारे डोर्स होते हैं, ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं जो बड़े बड़े मॉल्स में, तो वो बेसिकली पीआईआर के थ्रू ही खुलते हैं। ठीक है, आईआर रिसीवर कहाँ तुम डेली देखते हो? एप्लीकेशन बताओ आईआर रिसीवर की। आईआर रिसीवर तुम लोग रोज टच करते होगे। एग्जैक्टली, टीवी के रिमोट में होता है आईआर रिसीवर। तो आईआर रिसीवर जो है वो बहुत ही ज्यादा वाइडली यूज सेंसर है। ठीक है, गायरोस्कोप हमारे फोन्स में होता है, ह्यूमिडिटी सेंसर, टच सेंसर हमारे फोन में होता है। फोन के अंदर ही कम से कम इतने सारे सेंसर्स होते हैं जो हम डेली यूज करते हैं। आईआर हो गया, आईआर सेंसर भी फोन में होता है, गायरोस्कोप होता है, टच सेंसर होता है, और सॉइल मॉइस्चर सेंसर भी आजकल बहुत ट्रेंड में आ रहा है सॉइल मॉइस्चर के लिए चेक करने के लिए। ठीक है, ये टाइप ऑफ सेंसर्स है। तो इन सेंसर्स का सबसे पहला स्टेप आईओटी में होता है कि सेंसर्स को रिस्पॉन्स लेके उसका डेटा लेना। तो इन ये जो बेसिकली मॉड्यूल्स है वो तुम्हारे को डेटा देते हैं। अब सेंसर्स भी 2 टाइप में मॉडल डेटा देते हैं, एनालॉग में देते हैं या डिजिटल में देखते हैं। डिजिटल यानी कि 1 0 हाई और लो। ठीक है, 2 सिग्नल्स पे ब्लॉक ब्लॉक होता है ना डिजिटल के सिग्नल का, तो वो ब्लॉक के हिसाब से सिग्नल होता है 1 या 0। एनालॉग जो होता है वो वेरिएट करता है अकॉर्डिंग टू दी वोल्टेज सप्लाई। अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर मॉड्यूल 5 वोल्ट सप्लाई देखता है तो हम उसकी रेजोल्यूशन सेट करते हैं कि हमें डेटा किस हिसाब से चाहिए होता है, एंड फिर वो एक पैरामीटर सेट करके हमें एनालॉग की रीडिंग देता है। ठीक है, तो एनालॉग और डिजिटल के हिसाब से हम ऑपरेट कर सकते हैं इन सेंसर्स को। नो नेटवर्क, तो नेटवर्क तो यार पता ही है सबके घरों में वाईफाई राउटर होता है। ठीक है, वाईफाई राउटर होता है जो हमारे को इंटरनेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, और डोंगल्स होते हैं, मोबाइल डोंगल्स होते हैं, या फिर हमारे फोन में मोबाइल हॉटस्पॉट होता है, या हमारे जीएसएम जो मॉड्यूल होता है वो बेसिकली हमारे सिम से मोबाइल डेटा प्रोवाइड करता है। तो नेटवर्क बेसिकली वही है कि हम लोग इंटरनेट कैसे कनेक्ट करेंगे, तो हमें नेट चाहिए होगा, वाईफाई वायरलेस फिडेलिटी चाहिए होगी हमारे को। तो हमारा जो डिवाइस होता है वो हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। तो नेटवर्क बेसिकली हमारा मेन कंपोनेंट है जो हमारे सेंसर से इनपुट लेके उसको डिजिटलाइज फॉर्म में डालता है। ठीक है,
डेटा को भेजने के लिए हमें पाथ चाहिए होता है, तो वो डेटा को भेजने के लिए जो पाथ डिफाइन करता है वो नेटवर्क डिफाइन करता है। नेटवर्क ही जो होता है वो बेसिकली डेटा भेजने का काम करता है। डिवाइसेस डिवाइसेस जैसे कि जो हमारे फोन्स हो गए या वेब सर्वर्स हो गए, तो उनमें हम डेटा देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। डेटा एप्स के अंदर हम डेटा देखते हैं, विजुअलाइज करते हैं। तो बेसिकली डिवाइसेस वही है, जो सेंसर से डेटा आ रहा है, वो सेंसर से डेटा होके थ्रू नेटवर्क तुम्हारे डिवाइसेस पे दिखता है। ठीक है, तो वो डेटा कैसे दिखता है, वो नेटवर्क के थ्रू ही दिखता है। तो वो डिवाइसेस पे हम दिखाते हैं फॉर यूजर की, हाँ पता चले, डिस्प्ले होता है बेसिकली तुम्हारा डेटा, रिपोर्ट आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे मतलब यूज करते हो एम आई बैंड वगैरह यूज करते हो, तो वो कनेक्टेड होते हैं तुम्हारे फोन से, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तो जो भी तुम स्टेप्स वगैरह चलते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि वो उसके अंदर कोई सेंसर होता है, वो बेसिकली तुम्हारे फोन के थ्रू ही वो डेटा जो होता है वो सारा एक्चुएट होके उसमें जाता है, जो तुम्हारे रिस्ट बैंड्स होते हैं, एम आई बैंड्स वगैरह होते हैं। तो इस टाइप की एक एप्लीकेशन है आईओटी के अंदर। नाउ फ्यूचर ऑफ आईओटी, आईओटी का क्या पर्पस है आगे, कि किस टाइप की जॉब्स होती है आईओटी में, किस टाइप का आगे करियर बिल्डअप कर सकते हो तुम आईओटी में। सो ये एक छोटा सा सर्वे था कि इंटरनेट ऑफ थिंग एवोल्यूशन इन्वेस्टमेंट काफी, क्योंकि 5G आने वाला है, 4G से हम 5G पे उठने वाले हैं, तो आईओटी का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनाइज हो रही है, 4.0 वर्जन आ रहा है, तो आईओटी का अपने आप ही बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ जाएगा। लोगों को आजकल बहुत ज्यादा कंफर्ट चाहिए, लोगों को आजकल बहुत ज्यादा उस टाइप की चीज चाहिए जिससे चीजें ऑटोमेटेड हो। तो आईओटी बूम कर रहा है उस चक्कर में, बिकॉज हमारे को पहले इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता था। पहले इंटरनेट प्रॉब्लम होती थी भाई, एक एक जीबी जो होता था वो बहुत ज्यादा रुपीस का आता था, और हम खरीदते भी नहीं थे एक एक जीबी। आजकल तो हमारा 1 GB अभी गूगल मीट पे ही यूज हो जाता है कुछ सेकंड्स के अंदर। तो आजकल की जो डेटा यूजेज है वो बहुत बढ़ गया, यूजर्स का डेटा यूजेज बढ़ गया, तो इंटरनेट का एक्सपेंशन हो गया। तो इंटरनेट का एक्सपेंशन होने का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी एक्सपेंशन होना। तो एक आगे क्वेश्चन पूछ इंडस्ट्री के सकता हूँ? हाँ हाँ बता। ये तो 5G से रिलेटेड आज बात है, मिथ्स चल रहे हैं, आपको पता क्या पता पार्शियल फैक्ट्स हो, लेकिन काफी सारे लोग बिलीव करते हैं कि 5G की वजह से जो फ्रीक्वेंसीज निकल रही हैं वो लोगों में कॉग्निटिव डिसफंक्शन ला सकते हैं, साथ में कैंसर टाइप की डिजीज ला सकते हैं। क्या मतलब ये सच है? नहीं, ये अभी तक मेरे हिसाब से नहीं हुआ है प्रूफ प्रॉपर तरीके से। बहुत रूमर्स आ रहे थे, बीच में एक रूमर और आया था कि 5G से कोरोना फैलता है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। 5G जो टेक्नोलॉजी है वो फ्रीक्वेंसी बेसिस पे काम करती है, गीगाहर्ट्ज पे काम करती है तुम्हारी। ठीक है, पहले अभी जो हम यूज करते हैं वो 5 गीगाहर्ट्ज करते हैं, जो हमारे मैक्सिमम 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आती है हमारे इससे ऑप्टिकल फाइबर से, जो होती है जो घरों में लग रही होती है, वो फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा के 5G के अंदर एंटर करने वाले हैं, ऑलमोस्ट 12 गीगाहर्ट्ज से ऊपर पे। तो मेरे हिसाब से फ्रीक्वेंसी अभी भी ये चीज प्रूफ नहीं हुई है कि इससे कोरोना हो रहा है या फिर इससे कैंसर हो रहा है, तो रूमर्स चल रहे हैं अभी भी। बट ऐसा, बल्कि इंडिया के अंदर 5G का भी इतना रेवोल्यूशनाइज नहीं हुआ है, बट बाकी कंट्रीज के अंदर 5G इम्पैक्ट हो रहा है, चल रहा है वहां पर। तो ऐसा नहीं कि वहां पर लोग मर रहे हैं, तो बस वो रूमर्स की बात है कि लोग पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं अभी तक। बाकी आई डोंट नो कि आगे क्या रिपोर्ट्स आती है। तो अभी फिलहाल के लिए तो मैं ये मान के चलूंगा कि 5G का काफी बूम आने वाला है फ्यूचर के अंदर, एंड उस हिसाब से इंटरनेट ऑफ थिंग्स का भी आएगा। ठीक है, अब कनेक्टेड डिवाइसेस बढ़ रहे हैं, डेटा तुम क्लाउड पे भेजने वाले हो, तो जैसे जैसे डिवाइसेस, कनेक्टेड डिवाइसेस बढ़ेंगे, वैसे वैसे आईओटी का जो ट्रेंड है वो बढ़ेगा। तो अभी 2015 के अंदर जब नेट 3G पे चलते थे, ज्यादा यूज नहीं था 4G का, तब 15.4 डिवाइसेस कनेक्टेड होते थे पर बिलियन पे। अब देखो तुम 75 से 80% डिवाइसेस तुम्हारे इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। तुम्हारा फोन हो गया, तुम्हारे लैपटॉप्स हो गए, तुम्हारे डिवाइसेस इतने सारे होते हैं, वो सब फोन से कनेक्टेड होते हैं। आजकल तो भाई अमेजोन के एलेक्सा है, ये भी तुम्हारे फोन से कनेक्टेड है। एलेक्सा इज ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ आईओटी। वो डेटा बेसिकली तुम्हारे इंटरनेट से ही तो ले रहा है। ठीक है, तो एलेक्सा यूज कर रहे हैं लोग, गूगल होम यूज कर रहे हैं, तो वो सब जो डिवाइसेस, कनेक्टेड डिवाइसेस है, वो फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है बहुत ज्यादा डे टू डे। तो इसलिए आईओटी का भी बूम होना गारंटीड है। तो करियर इन आईओटी, ये सब चीजें है। ये जो एक पर्टिकुलर चीज थी, ये मैं दिखाना चाहता था क्योंकि ये काफी मेरे को भी इंस्पायर करा था। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। सो किस टाइप का करियर बेसिकली लोग फाइंड करते हैं एम्बेडेड सिस्टम, एज एन एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर एंड आईओटी इंजीनियर। तो ये कुछ कंपोनेंट्स है, मतलब इन्होंने प्रॉपर तरीके से एक वो बना रखा है फ्लो चार्ट की, किस तरीके से तुम्हें क्या क्या स्किल आना चाहिए टू बिकम एन एम्बेडेड इंजीनियर, टू बिकम एन आईओटी इंजीनियर।
तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें होती है, पीसीबी डिजाइनिंग होती है, पीसीबी डिजाइनिंग के टूल्स बता रखे हैं, माइक्रो फर्मवेयर इंजीनियरिंग होती है, फर्मवेयर के अंदर बता रखा है माइक्रो कंट्रोलर होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं कि किस टाइप का कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब तुम आईओटी पे जाते हो तो तुम्हारी कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स होती है। आईओटी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो तुम्हारे इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। एज डिवाइसेस होते हैं जैसे रास्पबेरी पाई हो गया, एनवीडिया हो गया, ठीक है। उनकी होस्टिंग किस तरीके से करते हो तुम, गिटहब से, गिटलैब से, या बिट बकेट से, इन सब चीजों से किस तरीके से होस्टिंग होती है। फिर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल आती है, एमक्यूटीटी, एचटीटीपी, रेस्ट एपीआई। फिर डेटाबेस मैनेजमेंट आ जाता है कि हाँ किस तरीके से डेटा आ रहा है, जो सेंसर से डेटा आ रहा है, क्लाउड पे आ रहा है, उसको मैनेज कौन करेगा, वो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। तो वो डेटाबेस कौन सा होता है, सिक्वल होता है, नॉन सिक्वल होता है। तो ये पूरा एक पूरा आर्किटेक्चर है कि पूरा अगर ये सब कुछ आता है तो वो अपने आप को फुल स्टैक आईओटी डेवलपर कहता है कि उसको हार्डवेयर के भी उसको नॉलेज होती है, फर्मवेयर की भी नॉलेज होती है, कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल की कैसे यूजेज होता है, एंड ऑफ कोर्स तुम्हारे को डेटाबेस का भी आता हो, तब तुम्हें फुल स्टैक आईओटी डेवलपर कहते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था तो जो मैं दिखाना चाहता था तुम लोगों को। पॉपुलर कंपनीज जो आईओटी पे काम करी, गूगल, इन्फोसिस, टीसीएस, टीपी लिंक, सिस्को, ये सब कंपनीज कर रही है आईओटी पे काम बहुत सालों से, मतलब अभी के लिए नहीं, 2-3 साल पहले ही इन्होंने शुरू कर दिया था। जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार हो गई जो टेस्ला ने अभी बूम कर रखी है, तो वो भी बेसिकली एक आईओटी का एप्लीकेशन ही है बहुत बड़ा। वो मोटर्स एक्चुएट हो रहे हैं, वो सारा जितना भी मैकेनिज्म हो रहा है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से ही हो रहा है, और एमएल वगैरह जो उसके अंदर एम्बेड होती है। तो आईओटी कैसे वर्क करता है, तो इसका एक बेसिक ब्रीफ है कि हमारे जो आईओटी डिवाइस होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होता है थ्रू राउटर्स एंड गेटवे। फिर वो इंटरनेट नेटवर्क बेसिकली तुम्हारा डेटा स्टोरेज पे भेजता है डेटा, और रिमोट कंट्रोल जैसे तुम्हारे लैपटॉप, फोन और टीवी, मतलब कोई भी डिवाइस होता है जिसको इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है। तो ये प्रॉपर एक तुम कह सकते हो कि एक फ्लो है कि किस तरीके से आईओटी वर्क करता है। सो आईओटी का क्या यूज था, क्यों आईओटी इतना ज्यादा ट्रेंड है, तो हम लोग ऑटोमेट करना चाहते हैं चीजें, आसान चाहते हैं हम लोग चीजें, ठीक है। घर बैठे बैठे हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग, आजकल इतना ज्यादा कंफर्ट हो गया है कि लोग स्विच बटन बटन दबाने से ज्यादा प्रायोरिटी ये देते हैं कि वो फोन के थ्रू ही ऑपरेट कर ले बल्ब को, ठीक है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा आईओटी का बूम बढ़ा है कि ऑटोमेट चाहते हैं चीजें। फैक्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनाइज हो रही है, तो इंडस्ट्री चाहती है कि जो प्रोडक्ट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चर हो जाए थ्रू मशीनरी, एंड वो घर बैठे बैठे हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, तो वो आईओटी के थ्रू होता है। लोग चाहते हैं सर्विलियंस, चाहते हैं वो कि घर बैठे बैठे अपनी वीडियो स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, तो वो आईओटी के थ्रू होता है, ठीक है। कंट्रोल एवरीथिंग रिमोटली एंड वी वांट टू सी द डेटा रियल टाइम। डेटा मतलब हम लोग बेसिकली पर्टिकुलर फिजिकल हार्डवेयर के सामने ना भी हो तब भी हमें चीजें मिल जाए, वो आईओटी है। हम घर पे बैठे बिना फिजिकली हार्डवेयर को टच करे भी हम पूरी हार्डवेयर को कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू आईओटी। एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी जैसे स्मार्ट होम्स हो गए, ठीक है। स्मार्ट होम्स बहुत, जैसे स्मार्ट एयर कंडीशनर आ रहे हैं आजकल, तो पंखों में भी लग रहा है स्मार्ट एयर फैंस आ रहे हैं तुम्हारे, ठीक है। और बैटरी के अंदर की बैटरी खत्म हो रही है तो किस तरीके से अलर्ट्स मिल जाए, ठीक है। और बहुत सी ऐसी चीजें, स्मार्ट डोर लॉक्स होते हैं तुम्हारे, तो वो काफी सारी चीजें आईओटी की एप्लीकेशन है जो होम ऑटोमेशन में आता है। स्मार्ट सिटीज आ रही है तुम्हारी, ट्रैफिक सर्विलेंस हो गया, कैम, ठीक है। और एयर क्वालिटी हो गया, पब्लिक सेफ्टी के लिए जो तुम्हारे रेड, जो बेसिकली ये क्या कहते हैं ट्रैफिक लाइट होती है, उसका किस तरीके से हो रहा है, ये सारा पार्किंग स्लॉट्स खाली है या भरे हुए हैं, उन सब का तुम्हें पहले ही ऐप या वेबसाइट के थ्रू पता चल जाए, तो वो किस तरीके से होता है, वो आईओटी की वजह से ही होता है, ठीक है। टेस्ला जो है वो ये कनेक्टेड कार्स है तुम्हारी, बेसिकली सेल्फ ड्राइविंग कार्स है। तुम बैठे बैठे गाड़ी चल रही है तुम्हारी, तो वो नेटवर्क के थ्रू ही चलती है, बेसिकली सर्वर पे सारा डेटा, उनका एल्गोरिदम होता है, वो एल्गोरिदम चलता है ना, वो गाड़ी को चलाता है, ठीक है। हेल्थ केयर में भी आजकल आईओटी आ रहा है, जैसे तुम्हारे रिस्ट बैंड वगैरह होते हैं उसमें जो तुम डेटा देख सकते हो, वो जो हार्ट बीट रेट वगैरह ये सब चीजें होती है वो आईओटी के थ्रू ही तुम बेसिकली देख सकते हो। स्मार्ट फार्मिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, ठीक है। सॉइल मॉइस्चर सेंसर से स्मार्ट इरिगेशन कर रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये एक बेसिक आईओटी की एप्लीकेशन है सारी। आईओटी का आर्किटेक्चर ये है कि सबसे पहले प्रिसीजन लेयर होती है सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स की। सेंसर्स एंड एक्चुएटर्स तुम्हारे कनेक्टेड होते हैं माइक्रो कंट्रोलर से, एंड वो जो माइक्रो कंट्रोलर होता है
वो नेटवर्क लेयर से कनेक्टेड होता है। जो सारा डेटा सेंसर से आ रहा होता है वो नेटवर्क लेयर पे देता है। फिर नेटवर्क लेयर जो होता है वो तुम्हारी एप्लीकेशन लेयर पे देता है, यानी कि क्लाउड्स पे या सर्वर पे। ठीक है, नेटवर्क लेयर के अंदर भी बहुत चीजें होती है, सिक्योरिटी आ जाती है तुम्हारी। ठीक है, कौन सी प्रोटोकॉल से तुम डेटा भेज रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें नेटवर्क में आती है। फिर वो पूरा एक कम्युनिकेशन बैकग्राउंड आ जाता है। प्रिसीजन लेयर में सेंसर से किस तरीके से डेटा तुम्हें लेना है, वो एम्बेडेड सिस्टम वाले बंदे का काम होता है कि किस तरीके से तुम अपने कंट्रोलर को प्रोग्राम करके उसको ये बताओगे कि हाँ ये डेटा इस तरीके से लेना है एंड उसको नेटवर्क पे भेजना है। एप्लीकेशन लेयर क्लाउड सर्वर वाला डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, हमारे एप्लीकेशन वेबसाइट डेवलपर्स होते हैं। उनका काम यहाँ आता है कि उस पर्टिकुलर डेटा को यूजर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, उसका यूआई कैसे डिजाइन करना है। ठीक है, और उस यूआई से बैकएंड में जो सर्वर आ रहा है उस पर्टिकुलर डेटा को लेके रिसीव करके उस डेटा को प्लॉट कैसे करना है। तो ये जो पूरा आर्किटेक्चर है वो एक बंदे की बस की बात नहीं है। इसके लिए कम से कम 3 इंजीनियर लगते हैं, एम्बेडेड इंजीनियर, IoT इंजीनियर फॉर कम्युनिकेशन एंड वेब डेवलपर फॉर डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो ऐसा नहीं है कि IoT सिर्फ एक पर्टिकुलर फील्ड में रह जाता है। IoT बहुत ज्यादा वाइड है। बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स होते हैं जिनको कलेक्टिवली काम करके IoT को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। नाउ हार्डवेयर पे आते हैं। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्डवेयर यूज्ड इन IoT। सो इससे पहले मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ तुम में से जितने भी अभी है ISIG में, उन्होंने नोड MCU के अलावा और कौन से IoT डिवाइसेस है उनपे कभी भी इम्प्लीमेंट कर रखा है नोड MCU के अलावा। ठीक है, जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं IoT पे। ठीक है, ESP32 और कोई किसी को आइडिया हो और डिवाइसेस जो IoT की एप्लीकेशन पे आते हैं। नोड MCU तो सबको पता है यार, वो तो बहुत बेसिक है। वो जिनको नहीं पता उनको मैं बताऊंगा। ओके, रास्पबेरी पाई दैट वाज गुड आंसर। रास्पबेरी पाई डिवाइस कह सकते हो तुम। और कोई किसी को पता हो कि IoT पे काम करा है तो IoT डिवाइसेस। चलो, तो समीर ने अच्छा आंसर दिया। तो सबसे पहले ESP वाईफाई मॉड्यूल पे आता है सबसे जो आया था। तो टू बी ऑनेस्ट ये चाइनीज बनाते हैं। ESP जो बोर्ड है वो चाइनीज मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। ठीक है, ESP बोर्ड्स जो है वो चीप होते हैं इसलिए लोग यूज करते हैं। ठीक है, अगर ESP बोर्ड्स मतलब अगर हम लोग इंडस्ट्री में जाते हैं तो बड़ी कंपनीज जो होती है जो चाइनीज नहीं है, जैसे STM हो गया, टेक्सटाइल इंस्ट्रूमेंट हो गया, जो US बेस्ड कंपनीज है, उनके जो वाईफाई बोर्ड्स होते हैं, जो IoT बोर्ड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। स्टार्टिंग ही उनकी 1000 1500 से होती है। तो नॉर्मल हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए वो मुश्किल हो जाता है खरीदना। तो इसलिए हम लोग बेसिक ESP8266 के चिप से शुरू करते हैं क्योंकि इट इज चीप एंड वो हम लोग को उतनी ही रिलायबिलिटी देता है, मतलब उतना ही हमारे को काम देता है जितना हम लोग STM या फिर किसी बड़ी कंपनी के माइक्रो कंट्रोलर से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ESP01 वाईफाई मॉड्यूल होता है जो तुम अपने आर्डिनो के साथ कनेक्ट करके वाईफाई से बात कर सकते हो। तुम अपने आर्डिनो का जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होता है, माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड से तुम बात करवा सकते हो नेटवर्क लेयर पे डेटा भेजने के लिए। ठीक है, वाईफाई होता है इसमें इंटीग्रेटेड TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक। TCP/IP प्रोटोकॉल बेसिकली वो प्रोटोकॉल होती है जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोगों का मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन होता है, तुम 3-4 डिवाइसेस अपने मोबाइल हॉटस्पॉट से ऑन कनेक्ट कर लेते हो, फिर वो हर पर्टिकुलर डिवाइस का ना एक IP एड्रेस एलोकेट कर देता है। तो वो बेसिकली IP एड्रेस एलोकेशन को हम TCP/IP प्रोटोकॉल कहते हैं, नेटवर्क की या फिर कम्युनिकेशन की लैंग्वेज में। ठीक है, तो TCP/IP प्रोटोकॉल पे वर्क करता है ये भी। ठीक है, और 32 बिट CPU इसके अंदर अंदर ये जो चिप दिख रही है तुम्हारे को ESP8266 की, इसके ये वाली जो चिप है ये 32 बिट CPU प्रोसेसर है इसमें। इसको प्रोग्रामिंग हम एम्बेडेड C++, पाइथन एंड लुआ। इसकी जो फर्मवेयर असलियत में जो लिख रखा है इसके मैन्युफैक्चरर ने, वो लुआ में लिख रखा है, लुआ लैंग्वेज में। बाकी तुम पाइथन और एम्बेडेड C दोनों में इसको कोड कर सकते हो एंड ये 185 रुपीज का। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल है IoT के बोर्ड का। उसके बाद आता है नोड MCU जो हम लोग सब यूज करते हैं, वाइडली यूज करते हैं लोग, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किट यूज होती है वाइडली। जितने भी लोग होते हैं IoT में जब स्टार्ट करने पे आते हैं तो यही बोर्ड खरीदते हैं सबसे पहले कि हमें भाई नोड MCU खरीदना है, नोड MCU से हम IoT सीख लेंगे। ऐसा नहीं है कि IoT इसी पे ही खत्म हो जाता है। ये सिर्फ एक शुरुआत है IoT की कि किस तरीके से तुम प्रैक्टिकली देख सकते हो कि IoT होता क्या है, करते कैसे काम उस पे। ठीक है, तो नोड MCU सबसे ज्यादा वाइडली यूज माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड है, IoT डेवलपमेंट बोर्ड है। ठीक है,
ये सेम अब ESP 01 और इसका क्या फर्क है वो मैंने ना ग्रीन में हाईलाइट कर रखा है। ये सेल्फ प्रोग्रामेबल है, उसके लिए तुम्हारे को कोई दूसरा माइक्रो कंट्रोलर आर्डिनो यूज करना पड़ेगा, उसको आर्डिनो से कनेक्ट करके माइक्रो कंट्रोलर जो होगा उससे प्रोग्राम करना पड़ेगा। लेकिन ये प्लग एंड प्ले वाला सीन है, इसके अंदर ये पोर्ट दिख रहा है, ये सीधा पोर्ट तुम प्लग करो अपने कंप्यूटर के अंदर एंड इसको सीधा कोड कर सकते हो तुम। ठीक है, तुम लोगों को अलग से कोई बोर्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब लगाने के लिए आर्डिनो वगैरह टाइप यूज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें अच्छी 17 GPIO पिंस है, उसमें कम GPIO पिंस थी, मतलब तुम ज्यादा सेंसर्स इसमें लगा सकते हो अपने। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये चीप है एंड रिलायबल है, सबसे सस्ता है मतलब IoT के डिवाइसेस के कंपेरेटिवली, और रिलायबल है, मतलब लोगों ने काफी काम कर रखा है इस पे, तो तुम्हारे को कोई भी दिक्कत होगी, डाउट्स होंगे, तुम इजीली फोरम पे जाके टाइप कर सकते हो कि मेरे को ये दिक्कत है, तो तुम्हारे को वाइड टाइप ऑफ कम्युनिटी मिल जाएगी। हार्डवेयर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि फॉर एग्जांपल हम कोई नया हार्डवेयर डिवाइस खरीदते हैं, ठीक है, हमें पता नहीं होता वो किस तरीके से चलाना है, तो हम इंटरनेट पे गूगल करते हैं कि भाई किस तरीके से चलाओ। अब लोगों ने भी उस पर काम नहीं कर रखा तो डिफिकल्ट हो जाता है, फिर हमें डेटा शीट पढ़नी पड़ती है, उसके अंदर का आर्किटेक्चर पढ़ना पड़ता है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। बट नोड एमसीयू पे भाई बतेरी जनता ने काम कर रखा है, तो तुम लोगों को इजीली इसके बारे में डिबगिंग या इसके बारे में कुछ भी दिक्कत होगी तो तुम सीधा टाइप करो गूगल पे, तुम्हारे को स्टैक ओवरफ्लो पे हजारों लोगों के कमेंट्स मिल जाएंगे, जो उसकी वजह से ये रिलायबल है बहुत ज्यादा। ठीक है, एंड 300 रुपीज की कॉस्ट है, 300 कुछ भी नहीं आज की डेट में। अब आता है ESP32, ये थोड़ा नोड एमसीयू से थोड़ा अपर लेवल का वर्जन आ जाता है। ठीक है, ये बेसिकली तब यूज करते हैं लोग जब लोगों को और ज्यादा सेंसर्स को यूज करना पड़ता है और ज्यादा सेंसर्स को ऐड करना पड़ता है एंड अच्छी फिडिलिटी चाहिए होती है। नोड एमसीयू कंपैरेटिवली ESP32 की रेंज ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी की रेंज अच्छी होती है इसकी। ठीक है, फास्ट होता है इसका प्रोसेसर, फास्ट है, रैम इसकी ज्यादा है। वही होता है ना, तुम लैपटॉप i3 का ले रहे हो, i7 ले रहे हो, तो फर्क नहीं होता प्रोसेसर के अंदर, भाई एक 4 GB का है, एक 8 GB का, तो फर्क नहीं है, वही चीज है इसमें। वो भाई अगर 512 किलोबाइट्स मेमोरी है इसमें, तो इसमें थोड़ी ऊपर है, इसमें होगी कुछ अराउंड 1 GB के, 1 GB तो ज्यादा बोल दिया मैंने, उसमें 256 है तो इसमें 512 होगी। ठीक है, तो इसमें रैम ज्यादा है। ठीक है, इसमें इनबिल्ट टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर भी है, तो तुम्हें अलग से टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर लगाना नहीं पड़ेगा, इसमें मिल जाएगा तुम्हें ऑलरेडी इनबिल्ट। ठीक है, इसमें 36 GPIO पिंस है, 36 GPIO पिंस मतलब बहुत सारे सेंसर्स तुम ऐड कर सकते हो इसमें एक साथ। ठीक है, और ऑल्सो ये वाईफाई के साथ ब्लूटूथ के एनेबल भी है। नोड एमसीयू में सिर्फ वाईफाई फिडिलिटी है, इसमें ब्लूटूथ भी है, तो वाईफाई प्लस ब्लूटूथ दोनों इसमें यूज कर सकते हो तुम। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एम्बेडेड C++, माइक्रो पाइथन, लुआ, वही जैसे इसमें है, सेम मैन्युफैक्चरर है ये, कोई डिफरेंट मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये ESP8266 है तो ये ESP32 है। अब इसका आंसर जिसको पता है वो चैट बॉक्स में लिख सकता है। ESP का मतलब क्या है, ESP8266 की चिप के अंदर जिन्होंने IoT ऑलरेडी कर रखा है या जिनको पता है इस सब चीजों के बारे में तो बता सकता है। ESP क्या मतलब है ये? ओके, और कोई किसी को पता है कि ESP का मतलब क्या है? ESP8266 की चिप के अंदर जो ESP है, चैट में लिख सकते हो तुम अगर शर्म आ रही है तो। चलो मैं बता देता हूँ। सुमित ने सही बोला था, ESP इज जस्ट अ शॉर्ट नेम ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरर एस्प्रेसिव, जो शंघाई बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ESP32 या ESP8266 दोनों ESP एस्प्रेसिव कंपनी ने बनाया हुआ है, तो शंघाई की है, चाइना के अंदर। वो वाई ESP चिप आर हैविंग अ मेटालिक बॉडी, जो ये बोर्ड के ऊपर ये तुम मेटालिक बॉडी देख रहे हो ना, ये वाला जो है, ये वाईफाई जो ऊपर कवर्ड होता है जिसपे वाईफाई लिखा हुआ है, मॉडल वगैरह लिखा हुआ है, ये क्यों है बेसिकली, किस पर्टिकुलर चीज के लिए ये बनाया हुआ है, किसी को पता है? सॉरी, ओके, और कोई किसी को पता है कि ये ESP चिप पे क्यों वो मेटालिक बॉडी लगा रखी होती है, क्या उसका पर्पस है मेटालिक कवरिंग करने का? नाइस, प्रणीत ने सही आंसर दिया। टू प्रोटेक्ट मेटालिक एंक्लोजर नेसेसरी टू प्रोवाइड ड्यूरेबिलिटी एंड प्रोटेक्ट क्वांटिटीज टू डिवाइस। बेसिकली जो अंदर चिप होती है तुम्हारी ESP के बोर्ड में,
वो सेंसिटिव होती है, ठीक है। तो RF फ्रिक्वेंसीज जो होती है वो एक्सपोज ना करके उसकी आग अंदर का जो प्रॉपर चिप होती है वो खराब ना कर दे, इसलिए वो लगाते हैं ताकि बेसिकली तुम्हारा प्रोटेक्टेड रहे जो अंदर का CPU होता है। हम इसको बेसिकली फैराडे केज भी बोलते हैं, ठीक है। फैराडे केज बोलते हैं हम, जो ऊपर की जो सिल्वर मेटालिक बॉक्स बना रखा होता है उसको हम फैराडे केज कहते हैं। अब एडवांस डेवलपमेंट बोर्ड्स पे आते हैं। नोड एमसी तो सस्ता था, ये है थोड़ा ऊपर का आ जाता है, ये लेवल आ जाता है। तो रास्पबेरी पाई कंपनी है, उसने रास्पबेरी पाई 0, रास्पबेरी पाई 2, रास्पबेरी पाई 3, अब तो रास्पबेरी पाई 4 भी आ गया है। तो रास्पबेरी पाई डेवलपमेंट बोर्ड्स है, ये थोड़े एडवांस होते हैं। ये तुम्हारा माइक्रो कंट्रोलर नहीं है, ये तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर है। ये बेसिकली क्या है, तुम्हारा मिनी कंप्यूटर्स है। तुम लोग इसको ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स यूज करता है, ये रास्पबियन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो तुम इसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट वाईफाई चिप होती है, HDMI केबल लगा रखी है इसके अंदर, तुम इसको कनेक्ट कर सकते हो अपने किसी भी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। कैमरा लगा सकते हो इसमें, ऑक्स वायर से तुम इस पे गाने चला सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो। तो ये तुम्हारा पूरा एक कंप्यूटर है, फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर है तुम्हारा। तो ये थोड़े एडवांस डेवलपमेंट बोर्ड आते थे। इनकी प्राइसिंग ही रास्पबेरी पाई 0 जो है उसकी प्राइसिंग 1000 रुपए से स्टार्ट होती है, एंड ये साइमल्टेनियसली 6000 तक जाती है। तो ये थोड़े एडवांस डेवलपमेंट बोर्ड्स है। नाउ क्लाउड यूज फॉर IoT। तो IFTTT की किसी को फुल फॉर्म पता है? IFTTT क्या है? IFTTT की फुल फॉर्म पता है? ओके। IFTTT किसी ने यूज करा हो या किसी को पता हो IFTTT की एप्लीकेशन? ओके। इफ दिस देन एल्स, सही बोला सुमित ने। बेसिकली ये वही है तुम्हारा गूगल असिस्टेंट, ठीक है। वॉइस रिकॉग्निशन तुम्हें अपने IoT डिवाइस में देनी है कि तुम्हारा डिवाइस जो है वो वॉइस के थ्रू चले, तो इफ दिस देन एल्स करके क्लाउड सर्विस होती है, तुम उसको यूज कर सकते हो। थिंगस्पीक जो है बहुत कॉमनली यूज्ड है। थिंगस्पीक जो है वो तुम्हारा बेसिकली सेंसर्स को डेटा प्लॉट करने में काम आती है। थिंगस्पीक जो है वो मैटलैब कंपनी है। मैटलैब तो सबने सुना है भाई, इंजीनियरिंग में सबके आता है मैटलैब, ठीक है। करता कोई नहीं है, वो बात अलग है। तो मैटलैब कंपनी ने ही बना रखा है थिंगस्पीक। बेसिकली जो तुम्हारा डेटा सेंसर पे आता है वो उसको ग्राफ पे प्लॉट करवाता है ताकि लोगों को विजुअलाइज अच्छी तरीके से हो। तो थिंगस्पीक का ये काम है। एडाफ्रूट IO भी एक करके है तुम्हारा क्लाउड सर्विस, जो एडाफ्रूट कंपनी ने बनाया हुआ है। एडाफ्रूट के भी बहुत सारे सेंसर्स आते हैं मैन्युफैक्चर। तो एडाफ्रूट ने अपना खुद का ही एक पूरा प्रॉपर IoT फ्रेमवर्क बना रखा है, क्लाउड बना रखा है अपने स्पेसिफिकली अपने सेंसर्स के लिए ही। ब्लिंक तो भाई बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड है। मतलब मेरे हिसाब से अगर कोई बंदा IoT करता है ना स्टार्टिंग में, तो सबसे पहले वो ब्लिंक ही खेलता है, टू बी ऑनेस्ट। तो ब्लिंक बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड क्लाउड सर्विस है तुम्हारी IoT के लिए, ठीक है। एंड ये जो चीजें है ना, ये क्लाउड तो है लेकिन ये API होती है। अब API क्या होती है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, बट ये बेसिकली तुम्हारी ऑलरेडी प्री बिल्ड वेब एप्स है, मतलब तुम्हारी ऑलरेडी बनी बनाई एप्स है। तुम्हें बस क्या करना होता है, इनके बताए हुए इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कोड करना होता है, तुम्हारा डेटा इजीली इसके ऊपर कनेक्ट हो जाता है एंड तुम डेटा इजीली भेज सकते हो एंड कम्युनिकेट कर सकते हो बेसिकली। अब अगर मैं प्रॉपर क्लाउड सर्विस की बात करूं, क्लाउड यूज की बात करूं, तो फायरबेस एंड माइक्रोसॉफ्ट क्या बोल रहा हूँ, Amazon AWS और माइक्रोसॉफ्ट एजोर भी होता है, ठीक है। फायरबेस और AWS तुम्हारी प्रॉपर क्लाउड सर्विसेज है जिन पे तुम डेटा भेजते हो अपना, एंड फिर वहां से जो तुम्हारा वेब डेवलपर या ऐप डेवलपर होता है उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करके डिस्प्ले करवाता है, ठीक है। तो फायरबेस एंड AWS तुम्हारी असली मायने में क्लाउड सर्विसेज होती है। बाकी जो है वो प्री डिफाइंड या प्री बिल्ड APIs है जो ऑलरेडी बनी बनाई है, जो वेब एप्स है एक तरीके से, ठीक है। नाउ इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कम्युनिकेशन मॉडल है, तो 3 टाइप के कम्युनिकेशन मॉडल होते हैं, D2D, D2C, D2G। डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन, डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन, डिवाइस टू गेटवे मॉडल। अब डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन का कोई एग्जांपल दे सकता है मेरे को? बहुत ही कॉमन एग्जांपल है डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन का, हम लोग यूज करते हैं डेली, मतलब ऑलमोस्ट
यूज करते हैं, मतलब हर दूसरे दिन करते ही है भाई यूज डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन। तो किसी के पास एग्जाम्पल है कि डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन का क्या एग्जाम्पल है? चैट बॉक्स में लिख सकते हो अगर तुम्हें इन अनम्यूट नहीं करना तो। डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। प्रणित नहीं, दिव्यांश नहीं यार, व्हाट्सएप नहीं है। एग्जैक्टली रचित ने बहुत सही आंसर दिया, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ जो है वो हमारा डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन है बेसिकली। एंड्रॉइड ब्लूटूथ होता है जो हम डेटा रिसीव करते हैं, डेटा सेंड करते हैं। ब्लूटूथ एक डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन है, हमारा डिवाइस होता है, ठीक है, उससे हम इजीली ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हैं। उसमें कोई क्लाउड नहीं होता तुम्हारा, ऐसा नहीं होता वो डेटा क्लाउड पे जा रहा होता है फिर क्लाउड से तुम्हारे पे आ रहा होता है। वो डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन है, ठीक है। अब डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन तो सबको पता ही है, हमारा फायरबेस हो गया, AWS हो गया, अजोर हो गया, या जैसे API वगैरह। तो डिवाइस टू क्लाउड कम्युनिकेशन ये है कि तुम अपने डिवाइस से क्लाउड से कम्युनिकेट करके डेटा उस पर भेज रहे हो। एंड डिवाइस टू गेटवे कम्युनिकेशन ये है तुम्हारा बेसिकली, तुम्हारी जो एप्पल वॉच है या फिर तुम्हारी स्मार्ट डिवाइस आई थी, वो डिवाइस टू गेटवे कम्युनिकेशन ही है। वो क्या करती है तुम्हारे को ना, जब भी तुम कोई खरीदते हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये फास्ट ट्रैक रिफ्लेक्स का ये बैंड खरीदा था, तो मेरे को ये बोला जाता है कि अगर तुम्हारे को ये कनेक्ट करना है तो तुम्हारे को ना ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी इसकी। तो हमें ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है प्ले स्टोर पे जाके। तो वो यही कर रहा है बेसिकली, तुम्हारा जो तुम्हारे फोन में जो इंटरनेट चल रहा होता है ना, वो बेसिकली तुम्हारा कम्युनिकेट करवाता है उस पर्टिकुलर ऐप को तुम्हारे डिवाइस से। तो वो डिवाइस टू गेटवे कम्युनिकेशन है, बेसिकली तुम ऐप से कम्युनिकेट करवा रहे हो अपने डिवाइस को, ठीक है। तो वो एक एग्जांपल है तुम्हारा डिवाइस टू गेटवे कम्युनिकेशन का। जैसे ये रिस्ट बैंड्स होते हैं जो तुम्हारा डिवाइस टू गेटवे कम्युनिकेशन फॉलो करते हैं। अब आईओटी पे स्टार्ट करने के लिए ये तीन मेजॉरिटी जो वो होते हैं स्टेप्स होते हैं, वो होते हैं कि यू नीड टू हैव अ वाईफाई डेवलपमेंट बोर्ड। तो मेरे पास है वाईफाई डेवलपमेंट बोर्ड, मेरे पास नोड एमसीयू है। एक सेकंड मैं तुम्हारे को दिखा देता हूँ अपनी स्क्रीन में। तो ये रहा मेरा नोड एमसीयू, शायद मेरी दिखेगी नहीं स्क्रीन। तो ये नोड एमसीयू बोर्ड है मेरे पास जो मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। वाईफाई डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये 300 रुपये का बोर्ड आता है, तो तुम खरीद सकते हो, बहुत सस्ता है ये, ठीक है। और उसके अलावा इंस्टॉल्ड ESP8266 पैकेज इन आर्डिनो IDE फॉर प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग के लिए सबसे बेसिक आर्डिनो IDE है मेरे पास इंस्टॉल। ये आर्डिनो IDE होता है सॉफ्टवेयर जिस पे इंस्टॉल करना पड़ता है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर जाके ना प्रेफरेंसेस पे ना URL होता है पैकेज का, तो वो URL टाइप करके ओके करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने बता रखा है, स्टेप्स बता रखे हैं मैंने कि ये वाला जो URL है आर्डिनो ESP8266 टेबल पैकेज, ये जाके बस मेरे को कॉपी पेस्ट करना होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रेफरेंसेस में जाके उसके बाद फिर जाके बोर्ड्स पे जाके बोर्ड मैनेजर पे जाके यहाँ पर मैं सर्च करूँगा ESP82, तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है देखो, ESP8266 बाई ESP8266 कम्युनिटी। तो ये ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल्ड है, तो मैंने इंस्टॉल ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। बोर्ड मैनेजर बेसिकली क्या होता है, तुम्हारा बोर्ड का खुद का फर्मवेयर होता है। ऐसा नहीं होता कि तुम कनेक्ट करो एंड कोड करो, फर्मवेयर भी फ्लैश करना पड़ता है। अब इतना डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं फर्मवेयर में क्योंकि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन बोर्ड मैनेजर इस तरीके से ही होता है। तो मैं बोर्ड मैनेजर पे ESP जो बोर्ड होता है उसको करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर नाउ गो टू टूल्स, ये बता दिया मैंने। इंस्टॉल ड्राइवर फॉर डेवलपमेंट बोर्ड। अब जो नोड एमसीयू बोर्ड होता है ना, वो ऐसा, अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग प्रिंटर खरीदते हो, तो प्रिंटर ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम लगाते हो और प्रिंट करने लग जाते हो, ठीक है। तुम्हें कोई ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता है, प्रिंटर का ड्राइवर आता है। तो उसी टाइप का भी हर डेवलपमेंट बोर्ड का ना ड्राइवर आता है। तो जब तुम बोर्ड खरीदते हो ना, तो एक छोटी सी चिप होती है, यहाँ पर ना एक चिप होगी, मैं दिखा दूंगा कौन सी चिप होती है अपनी पीपीटी के अंदर। उस चिप के अंदर ना एक नंबर लिखा होता है, मेरी वाली चिप में लिखा हुआ है CH340G।
तो CH340G तुम गूगल पे सर्च करोगे ना तो उसके ड्राइवर आ जाते हैं, तो तुम्हें वो ड्राइवर डाउनलोड करना पड़ता है ताकि तुम्हारा जो बोर्ड है वो कंप्यूटर से रिकॉग्नाइज करे, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हें करना पड़ेगा कि इंस्टॉल करना पड़ेगा ड्राइवर। उसके बाद कनेक्शन मोड्स होते हैं हमारे डिवाइस के भी, नोड एमसीयू के भी। अब डिवाइस को या तो तुम एक्सेस पॉइंट यूज कर सकते हो या डिवाइस को एज ए स्टेशन। अब वाईफाई राउटर है, वाईफाई राउटर क्या है तुम्हारा, एक स्टेशन है। तुम लोग अपने डिवाइस को वाईफाई राउटर से कनेक्ट करते हो, ठीक है, ठीक है। तुम्हारा डिवाइस एक एक्सेस पॉइंट है, तुम्हें इंटरनेट चाहिए, ठीक है। और डिवाइस जो एक्सेस पॉइंट जो होता है वो तुम्हारा वाईफाई राउटर होता है। मतलब वाईफाई राउटर बेसिकली क्या करेगा, तुम्हारे वाईफाई की सिग्नल भेजेगा, वहां पर तुम भेज रहे हो डेटा, एंड स्टेशन जो होता है वो लेता है डेटा। जैसे इस पर्टिकुलर डायग्राम में तुम देख सकते हो कि एक्सेस पॉइंट बेसिकली भेजता है, ठीक है, वो भेजता है, वाईफाई की सिग्नल भेजता है, और तुम्हारे फोन में जो वाईफाई का एडोप्टर होता है वो वाईफाई का एडोप्टर लेता है। तो तुम दोनों कॉन्फ़िगरेशन में अपना जो ESP बोर्ड है वो दोनों में चला सकते हो। या तो तुम लोग उसे एज एक्सेस पॉइंट यूज कर सकते हो ताकि तुम कोई कनेक्ट करो, कोई एग्जिस्टिंग वाईफाई चल रहा है उससे तुम कनेक्ट कर रहे हो ताकि तुम अपने बोर्ड को इंटरनेट दे दो। या तो तुम अपने इंटरनेट को खुद ही एक राउटर बना दो कि तुम लोग एक पूरा प्रॉपर एक सिस्टम बना रहे हो और बाकी डिवाइसेस तुम्हारे नोड एमसीयू के बोर्ड से कनेक्ट करे, ठीक है। अभी फिलहाल तुम्हें एज अ स्टेशन पे काम नहीं करना, तुम एज अ एक्सेस पॉइंट पे काम नहीं करना, तुम्हें एज अ स्टेशन पे काम करना है। क्योंकि तुम अभी सेंसर्स को नेटवर्क लेयर पे भेजोगे तो तुम्हें इंटरनेट चाहिए होगा, तुम्हें इंटरनेट देना नहीं है, ठीक है। तो इंटरनेट चाहिए के लिए तुम्हें एक्सेस पॉइंट की तरह नहीं, स्टेशन की तरह यूज करना पड़ेगा अपने नोड एमसीयू को। अब कनेक्शन के भी टाइप होते हैं, लोकल सर्वर, ग्लोबल सर्वर। जैसे भी सबको पता है कि लोकल सर्वर क्या होता है, ग्लोबल सर्वर क्या होता है। लोकल सर्वर बेसिकली TCP/IP प्रोटोकॉल फॉलो करता है। भाई तुम्हारे हॉटस्पॉट है तुम्हारा ऑन, तो हॉटस्पॉट पे तुमने 4 डिवाइसेस कनेक्ट कर लिए, सबको चारों को अलग अलग IP एड्रेस एलोकेट हो गया, ठीक है। आपस में वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो TCP/IP प्रोटोकॉल जो प्रोटोकॉल्स होती है वो लोकल सर्वर पे काम करती है, लोकली चल रहा होता है सारा काम। ग्लोबल सर्वर जो तुम्हारी HTTP प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करता है डेटा को वेब सर्वर पे भेजने के लिए, यानी कि बेसिकली तुम्हारे क्लाउड पे या सर्वर्स पे भेजने के लिए, ठीक है। तो दो टाइप के कनेक्शंस होते हैं, या तो लोकली या तो ग्लोबली। तो अभी मैं तुम्हें लोकल का एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास नोड एमसीयू बोर्ड है, मेरे पास कोड है, तो मैं लोकल पे किस तरीके से LED को ब्लिंक करके दिखाता हूँ, उसका मेरे पास एक कोड है ऑलरेडी, ठीक है। तो कोड करने के लिए हमने सबसे पहले तो भाई डेवलपमेंट बोर्ड वगैरह कनेक्ट कर लिया। तो सबसे पहले मैं अपने बोर्ड को कनेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं बोर्ड को कनेक्ट कर लेता हूँ अपने। तो बोर्ड को कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आ गया है, मतलब मेरा बोर्ड कनेक्टेड है COM4 पे, अब जो मेरा पोर्ट है उस पे मेरा कनेक्टेड है, ठीक है। रचित एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ जिस किसी को भी चिप देखनी है वो CP2102 जिसकी रचित ने जस्ट अभी बात करी थी, मैंने उसकी एक इमेज व्हाट्सएप पर भेजी है, तो तुम लोग देख सकते हो। वही चिप होती है जो कि तुम्हारे लैपटॉप से इसको कनेक्ट करवाती है। सो यू शुड बी अवेयर कि तुम्हारे जो एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट बोर्ड है उसमें कौन कौन सी ICs है। दैट विल मेक यू एन एजुकेटेड इंजीनियर इंस्टेड कि रैंडमली तुम ड्राइवर्स इंस्टॉल करना शुरू कर दो। सो रचित प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू प्रणीत इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये कनेक्शन हमें LED से कनेक्ट करने हैं, तो ये तो सिंपल है यार, ग्राउंड से कर दो नेगेटिव टर्मिनल को, पॉजिटिव को पिन से कनेक्ट कर दो, ठीक है। वैसे रेजिस्टेंस लगा रखे हैं इन लोगों ने, बट मैं आलसी हूँ तो मैं रेजिस्टेंस नहीं लगा रहा, ठीक है। तो ये कनेक्शंस है तुम्हारे बेसिकली, एंड कोड के बारे में बता देता हूँ कि कोड क्या है, और आप भी समझ लो कि कोड किस तरीके से काम कर रहा है। जिन्होंने आर्डिनो पे काम कर रखा है ऑलरेडी, उन्हें हो सकता है ये चीजें क्लियर हो जाए कि मैंने क्या कर रखा है। जिन्होंने आर्डिनो पे भी काम नहीं कर रखा वो बता दूं, ये लैंग्वेज जो है वो आर्डिनो की खुद की लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो वो सीखनी पड़ती है थोड़ी, मतलब बेसिक सिंटैक्स वगैरह सीखने पड़ते हैं। पहले आर्डिनो पे काम करना पड़ता है, आर्डिनो के बारे में पता करना पड़ता है कि आर्डिनो किस तरीके से काम करता है, देन तुम फिर नोड एमसीयू कोड कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो नोड एमसीयू के लिए ये ESP8266 Wi-Fi.h लाइब्रेरी होती है जो तुम्हारे वाईफाई को इनेबल करती है। बेसिकली तुम्हारे डिवाइस को बताती है कि भाई तेरे को स्टेशन की तरह चलना है, मतलब तुम्हारे को डिवाइस कनेक्ट करना है। अब ये मैंने कांस्टेंट कैरेक्टर SSID, कांस्टेंट कैरेक्टर पासवर्ड, मतलब मेरा जो वाईफाई है घर का उसको आप SSID एंड पासवर्ड है ये, ठीक है। SSID यानी कि नाम, तुम्हारे वाईफाई का नाम, एंड पासवर्ड जो तुम्हें पता ही है, ठीक है। अब LED डिफाइन कर दी मैंने, D7 पिन पे डिफाइन कर दी मैंने LED, तो उसका LED पिन का एंड वाईफाई सर्वर को इनिशियलाइज कर दिया।
ये जो 80 होता है ना, ये बेसिकली तुम्हारा क्या होता है, पोर्ट होता है। तो ये पोर्ट्स होते हैं ना, ये फिक्स होते हैं कम्युनिकेशन करने के, तो ये तुम्हें ऑनलाइन मिल जाते हैं। वैसे ये प्री बिल्ड ही होते हैं, तो तुम्हारे को अलग से समझना नहीं पड़ेगा, तुम्हें ऑलरेडी मिल जाएंगे। सीरियल कम्युनिकेशन के लिए सीरियल बिगिन, ठीक है, और वाईफाई बिगिन के लिए वाईफाई डॉट बिगिन, जिससे मेरा वो बेसिकली वाईफाई एसएसआईडी और पासवर्ड को करेगा। उसके बाद ना क्लाइंट डॉट प्रिंट के अंदर ना ये थोड़ा HTML का काम आ जाता है, जैसे इन्होंने ना थोड़ा HTML यूज कर रखा है। ये जो है ये मैंने कॉपी पेस्ट किया था, क्योंकि मेरे को HTML नहीं आती, बट वेब डेवलपर से समझ सकते हैं कि किस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो बेसिकली इस कोड में मैं ये करूंगा कि मैं लोकल सर्वर पे इस पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्ट करवाऊंगा अपने नोड एमसीयू को, और मेरा लैपटॉप भी इसी पर्टिकुलर वाईफाई से कनेक्टेड है। तो मैं पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर अपने लैपटॉप से एलईडी को कंट्रोल करूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा मेन पर्पस है अभी ये करने का। तो मैं कोड फ्लैश कर देता हूँ एक बार, थोड़ा टाइम लगेगा गाइस, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरा लैपटॉप थोड़ा स्लो है, i3 है, तो वो कंपाइल होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो बेसिकली ये कुछ स्टेप्स थे जो हमारे को स्टार्ट करने थे प्रोजेक्ट से पहले। तो कनेक्शंस टू द एलईडी बोर्ड, अंडरस्टैंडिंग द बोर्ड फॉर आर्डिनो आईडी, चेकिंग दी एनालिटिक्स ऑफ आईडी एलईडी ऑन द वेबसाइट एंड चेकिंग दी एपीआई। तो एपीआई वगैरह जो है ये मैं बता देता हूँ, एपीआई क्या होती है। सो एपीआई तुम्हारी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, जैसे थिंग्स स्पीक एक एपीआई है। तो एपीआई बेसिकली बनी बनाई तुम्हारी एप्लीकेशंस होती है, जिससे तुम अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करते हो डायरेक्टली। वहां पर उनका खुद का क्लाउड होता है, उनका खुद का सर्वर होता है। तुम्हें क्लाउड की जरूरत नहीं, तुम्हें सर्वर की जरूरत नहीं, तुम्हें एप्लीकेशन की जरूरत नहीं। तुम क्या करते हो, उनके ऑलरेडी सब कुछ बना होता है, तुम बस उनका डेटा, मतलब जो भी तुम्हारा डेटा होता है वो उनके डेटा पे भेजते हो, ठीक है। तो ये थिंग स्पीक करके होती है, तो वो मैं बता दूंगा कि किस तरीके से करते हैं, ये थिंग स्पीक पे भी कैसे तरीके से काम करते हैं, उसका भी एक मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगा। कंपाइलेशन कंपाइलेशन हो गया है, बस फ्लैश होगा बोर्ड। कॉम पोर्ट शायद सिलेक्टेड नहीं है, ऊपर वार्निंग मैसेज आ रहा है बोर्ड के साइड में। नहीं सिलेक्टेड है यार, कर रखा है मैंने सिलेक्ट तो। हो सकता है, कल तक तो चल रहा था। रुको, दोबारा से करता हूँ मैं। वैसे नोड एमसीयू ही यूज कर रहे हो ना? हाँ हाँ, नोड एमसीयू यूज कर रहा तो हूँ। अरे यार उसमें पता नहीं, ESP12V का आ रहा है, एक बार चेक करना अरे बोर्ड्स में। वही कल मैंने कोड किया था, आए दोनों। अभी क्या एरर आ रहा है, देखता हूँ।
मेरे हिसाब से शायद बोर्ड गलत सिलेक्टेड है, ऊपर ESP12E दिखा रहा है और वार्निंग मैसेज भी आ रहा है। नोड एमसीयू बोर्ड ही नहीं है, हो सकता है वो मैंने पैकेज वाला कर रखा है ना, हो सकता है उस वजह से हो। हाँ वो हो सकता है, लेकिन मैंने कल चलाया था यार कोड। या तो नोड एमसीयू के जगह ESP8266 सर्च मार, क्योंकि यहाँ पे ना पोर्ट्स के नाम अलग लिखे होते हैं। एक सेकंड। एक्चुअली मैंने भी जस्ट अभी ट्राई करके देखा, ऑल द कोड नहीं है मेरे पास, लेकिन कोड वो यही शो करेगा, नोड एमसीयू 1.0 अरे नहीं, मैंने कल कोड चलाया यार, मैंने 2-3 बार कंपाइल करके चलाया, अभी पता नहीं क्या इशू तो आ रहा है। एक चीज ट्राई कर, हाँ मतलब अब कोड शेयर हाँ कर दे। चल गया, हो गया फ्लैश हो गया, मैं समझ गया। हाँ ये हो रहा है नीचे से। हो गया फ्लैश हो गया, वो समझ गया कि एरर किस चीज़ का आ रहा होगा। तो ये अभी थिंग स्पीक वाला हुआ है बेसिकली, तो समझ गया मैं कि एरर किस चीज़ का आ रहा है। तो मैं बोर्ड मैन्युफैक्चरर, अरे नहीं, वो ये आर्डिनो जो है ना, इनका नया वाला जो वर्जन है ना, ये थोड़ा बीटा डाउनलोड कर रखा है बेकार। तूने? हाँ बीटा है ये थोड़ा, इनका जो नया आईडी है ना ये थोड़ा बेकार है, तो उस चक्कर में मेरा प्रॉब्लम हो गया। हाँ तो फाइनली चल गया। तो अभी अभी दिखाता तुम लोगों की करा क्या है मैंने सीरियल मॉनिटर पे। जो मतलब दिख रहा होगा ना, स्क्रीन तो दिख रही है ना, तो यहाँ पर वो कनेक्टिंग टू मेरा जो नेट है उससे कनेक्ट हो गया है। अब उसने ये बता दिया कि आईपी एड्रेस ये अलोकेट करा है, तो मैं इस आईपी एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ और अपने वेब ब्राउजर पे खोलता हूँ। अरे यार रुको रुको, 192.168.0.105, ठीक है। अब यहाँ पर दिख रहा होगा एलईडी ऑन और एलईडी ऑफ। अब तो मैं दिखाता हूँ कि एलईडी ऑन और ऑफ कैसे हो रही है। स्क्रीन दिख रही है,
नोड एमसी दिख रहा है? यप। तो अभी मैं ऑन करता हूँ तो ये ऑन हो जाती है, अभी ऑफ करता हूँ तो ऑफ हो जाती है। तो ये लोकल पे, बेसिकली लोकल सर्वर पे काम चल रहा है। ये हम लोगों ने TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू एक IP एड्रेस अलोकेट कर दिया हमारे नोड एमसी को, बोर्ड बोर्ड को भी, एंड नोड एमसी से क्लाइंट प्रिंट करवा के सर्वर पे प्रिंट करवा दिया कि LED बटन बना दो। मतलब ये बेसिकली वेब डेवलपर ने, वेब डेवलपमेंट वाले बंदे ने HTML में कोड करके ये वाला चीज कर दी। अब मैं जैसे ही बटन ऑन दबाता तो LED ऑन हो जाती है और ऑफ दबाता तो ऑफ हो जाती है। तो ये बेसिकली लोकल सर्वर पे चल रहा है हमारा नोड एमसी बोर्ड। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन है लोकल सर्वर की। अब मैं लोकल सर्वर बताता हूँ कि लोकल सर्वर किस तरीके से होता है यूजिंग थिंगस्पीक। तो थिंगस्पीक के बारे में तो मैंने बता दिया कि ये इस तरीके से API वगैरह यूज होती है, एंड थिंगस्पीक के ऊपर इस तरीके से तुम लोगों को करना पड़ता है काम। ठीक है, उससे पहले थिंगस्पीक को यूज करने से पहले हमें थिंगस्पीक की लाइब्रेरी भी डाउनलोड करनी पड़ती है, आर्डिनो IDE की। ठीक है, तो वो तुम्हें मिल जाएगी गो स्केच इंक्लूड लाइब्रेरी मैनेज लाइब्रेरीज करके। ठीक है, ये तो ऑनलाइन में मिल जाती है, कनेक्शन वही रहेंगे हमारे। अब थिंगस्पीक का बताता हूँ। जैसे थिंगस्पीक पे ना ऐसे अकाउंट बनाना पड़ता है, मैंने ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है। माय अकाउंट पे जाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा अकाउंट, जो है फ्री अकाउंट है बेसिकली। ये लाइसेंस भी लेना पड़ सकता है इसका। तो अकाउंट पे जाके ना, माय चैनल पे जाके ना, हम लोग को एक ऐसे इस तरीके से चैनल बनाना पड़ता है। तो तुम न्यू चैनल भी क्रिएट कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक LED चैनल बना रखा है। चैनल की ID होती है और चैनल की ना API कीज होती है इस तरीके से। यहाँ पर API की है और ये चैनल की ID है। ये तुम्हारा बेसिकली क्या करता है, ये तुम्हारा बेसिकली ऑथेंटिकेट करता है, सिक्योरिटी है ये चैनल ID और API की है जो तुम अपने सर्वर को कॉल करने से पहले अपने कोड में डालोगे। अब इसके कोड पे आ जाते हैं। हाँ, तो ये इसका कोड है। तो इसमें मैंने थिंगस्पीक लाइब्रेरी को कर दिया है इनिशियलाइज। ESP8266 वाईफाई, जिससे वो स्टेशन की तरह ही काम चले। मेरा वाईफाई SSID पासवर्ड मैंने LED से सेट कर दी है। चैनल ID, चैनल नंबर जो भी मेरा था, एंड मेरी रीड API की। ये बेसिकली हमारा ऑथेंटिकेशन है जो हम अपने कोड में डालते हैं, जस्ट टू इंश्योर कि जब वो डेटा भेजेगा तो ऑथेंटिकेशन के लिए सर्वर की तरफ से कैंसिल ना हो, कोई आगे से अटैक वटैक ना कर ले, तो उस चीज के लिए है ये बेसिकली। ठीक है, एंड उसके बाद फिर बेसिक रीड करके मैं डेटा ले रहा हूँ अपनी रीड API की से, एंड उसी हिसाब से मैं अपनी LED को ऑन ऑफ करूंगा। तो इसको एक बार दिखा देता हूँ मैं किस तरीके से कर रहा हूँ। ये काम चल रहा है ग्लोबल पे, ये काम लोकल पे नहीं चल रहा। पहले लोकल पे TCP/IP पे चल रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थिंगस्पीक को एज अ क्लाउड यूज कर रहा हूँ, एंड अब मैं थिंगस्पीक पे डेटा जो है वो कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग चाहते हो तो तुम भी कर सकते हो। मैं तुम लोगों को एक लिंक दूंगा, तुम उस लिंक को अपने घर पे बैठे ही ऑन ऑफ कर सकते हो, मेरी घर में, मेरे यहाँ पर बैठे LED को। तो वो ग्लोबल पे काम कर रहा है बेसिकली। ठीक है, एक बार ये कंपाइल हो जाए उसके बाद फिर तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ, तो कंपाइल हो गया है। अब इसका सीरियल मॉनिटर पे जाते हैं। अभी रीड वैल्यू 1 है, मतलब मेरे सर्वर पे ऑलरेडी मैंने 1 कर रखा है। तो मैं इस पर्टिकुलर चीज को लूंगा, कॉपी करूंगा एंड इधर यहाँ पेस्ट करूंगा। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। LED अभी जल रही है, मतलब हाई है। तो कॉपी पेस्ट करा मैंने। अरे, LED ऑफ हो गई। अभी यहाँ पर मैं 1 कर दूंगा फील्ड को।
थोड़ा रिस्पॉन्स टाइम इसका कम है। तो एलईडी ऑन हो गई। यहाँ पर दिखा दिया कि मैंने 24 बार एलईडी ऑन करी है, 24 बार एलईडी ऑफ करी है। एंड ये चीज तुम भी अपने घर से कर सकते हो, तुम ये लिंक ले सकते हो, मैं ये चैट पे डाल देता हूँ, एंड तुम भी कर सकते हो ऑपरेट अगर किसी को करना है तो। ऑपरेट कर सकते हो अपने वेब सर्वर पे जाके इस यूआरएल को करके फील्ड इज इक्वल टू 1 की जगह इक्वल टू 0 कर दो एंड एंटर मारो, तो तुम लोग भी यूज कर सकते हो इसको। तो किसी को ट्राई करना है तो कर सकता है। तो ये काम बेसिकली ग्लोबल पे हो रहा है, तुम एलईडी ऑपरेट कर सकते हो घर पे बैठे कहीं पर भी। अभी मैंने 0 कर दिया तो ये ऑफ हो जाएगी। ऑफ हो गई, ठीक है। तो ये हमारा थिंगस्पीक का ग्लोबल का पार्ट था। नाउ अभी मैं तुम्हें प्रोटोकॉल्स बता देता हूँ एट लास्ट, बस मेरी प्रेजेंटेशन अभी खत्म हो जाएगी। हाँ, किसी ने एक ऑन और करी बारी वो एलईडी? लिंक भेज देगा। किसी ने एलईडी ऑन करी है अभी? तो हो रही है एलईडी ऑन। ये ऑपरेट हो नहीं पा रही है, लिंक इंस्ट्रक्शन आप बता देंगे कैसे करनी है? जो मैंने लिंक दिया है ना, हाँ उसी के थ्रू उस ही कर रहा हूँ मैं। लिंक, हाँ हाँ लिंक दिया है मैंने, तो लिंक के ऊपर ना मतलब तुम कॉपी करो अपने वेब ब्राउजर के ऊपर, फील्ड इक्वल टू 1 है ना। 1 का मतलब है कि तुमने एलईडी जला रहे हो और 0 का मतलब है एलईडी नहीं जला रहे हो तुम। यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा, तो सिर्फ 1 28 करो। डिस्प्ले हो रहा है, कुछ और डिस्प्ले ही नहीं हो रहा, सिर्फ 28 हो हाँ रहा है। हाँ हाँ, तो हाँ 28 मतलब मेरे यहाँ एलईडी तो आ गई ना। 28 मतलब कि तुमने सिग्नल भेज दिया तो मेरे यहाँ सिग्नल आ गया। देखो यहाँ पर एलईडी ऑन हो गई है, ऑफ करी है अभी किसी ने? मैंने करी है। हाँ प्रणीत ने ऑफ करी है। तो सी भाई, मैं हाँ मंडी में बैठा हूँ और प्रणीत दिल्ली करोल बाग में, तो वो ऑपरेट कर सकता है थ्रू इंटरनेट। तो यही इंटरनेट ऑफ थिंग्स की एप्लीकेशन है, ग्लोबल सर्वर पे चल रहा है बेसिकली तुम्हारा। अभी किसी ने ऑन करी है देखो। मैं ही हूँ वो। हाँ तो अच्छा, तो प्रणीत ऑन जितनी ऑफ बार कर रहा रिफ्रेश है करूंगा उसकी। मैं उतनी बार ऑन ऑफ होती रहेगी? हाँ जितनी बार रिफ्रेश करूंगा उतनी बार ऑन ऑफ होगी? बिल्कुल, वो कोड मैंने फील्ड्स उस में बस तरीके सेट से कर कर लेना रखा है ना। 1 या फिर 0। हाँ तो ये ग्लोबल सर्वर, इसका रिस्पॉन्स टाइम काफी है थोड़ा। आई थिंक मेरे हिसाब से थोड़ा रिस्पॉन्स, देखो अगर लोकल सर्वर पे चला था तो रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही कम होता है, क्योंकि भाई वो लोकल पे हो रहा है। ग्लोबल पे डिपेंड करता है तुम्हारी इंटरनेट कनेक्टिविटी से पे भी, दोनों तरफ की, क्लाइंट की भी और सर्वर की भी। ठीक है, अगर तुम्हारे इंटरनेट, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली exactly। अब ये मतलब प्रेजेंटेशन में मैंने वायरलेस प्रोटोकॉल्स बता रखी है। तो अभी जो हम प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं वो वाईफाई बेसिकली है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल। लेकिन बहुत ऐसी प्रोटोकॉल्स होती है जो वायरलेस की होती है, जैसे आरएफआईडी है जो होती है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहते हैं हम उसे। आरएफआईडी होती है एक पर्टिकुलर वायरलेस प्रोटोकॉल जो लो लेटेंसी की होती है। हमारी ब्लूटूथ होती है, जिगबी होता है, लॉरा होता है। लॉरा होता है लॉन्ग रेंज, ठीक है, लॉन्ग रेंज होती है। ठीक है, 2G 3G 4G जो हमारे बेसिक जीएसएम बेस्ड मोबाइल डेटाज होते हैं। ठीक है, एनबी-आईओटी जैसे एलटीएम जो है, LT/M जो है वो बेसिकली तुम्हारा 4G बेस्ड है। वाईफाई लीफी जो दो डिवाइस है बेसिकली वो वाईफाई तो वायरलेस लॉन्ग रेंज पे हम लीफी यूज करते हैं। तो इस टाइप की जो वायरलेस प्रोटोकॉल्स है वो यूज होती है। ये मेरे को किसी ने लिंक्डइन पे मतलब मिला था, तो मैंने सोचा कि ये मैं बताता हूँ बिकॉज ये काफी अच्छा था किस तरीके से वायरलेस प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं IoT में। तो आज के लिए बस इतना ही IoT की वर्कशॉप के लिए। धन्यवाद आने के लिए। किसी को कोई डाउट्स हो, कुछ पूछना हो तो वो बेशक पूछ सकता है, एंड फीडबैक भी दे सकता है कि किस कैसा रहा, क्या था। मतलब सॉरी वो कोड जो था वो बीच में डिसरप्ट कर गया, लेकिन इवेंचुअली चल गया। मेरा एक डाउट है। हाँ तो जैसे हमने जो लोकल पे ESP32 LED जलाई थी,
तो अगर आई ट्रिपल हाँ एफ टी को लोकल पे यूज करना है तो कर सकते हैं उसे, या वो आई ट्रिपल एफ टी अलग क्लाउड सर्विस पे ही यूज होती है वो? भाई, IEEE जो है वो है ही क्लाउड सर्विस, तो वो लोकल पे तो चलेगी ही नहीं। लोकल पे काम ही नहीं है ना, IEEE का जो नहीं नहीं सर्वर है वो नहीं, लोकल पे है ही नहीं मान जब ले बात। मान जो आईपी एड्रेस मिलता है, मैंने उसको लोकल से ग्लोबल पे कर दिया। एक एनजीरोक आयोड करके हाँ। कुछ है, वो उसको ग्लोबल पे कर दिया मैंने, ठीक है। लेकिन अब उसको अच्छा आई ठीक ट्रिपल है। एफ टी पे कैसे लाऊं? जैसे मैंने एक हम्म। चीज की थी, तो फायरबेस यूज करा था मैंने, ठीक है। उसको फिर ठीक उसको है। डेटाबेस में स्टोर करा, उसको फिर हम्म। जेसॉन फॉर्मेट से वेबसाइट पे भी ला दिया मैंने। लेकिन उस सर्विस ठीक में है। मैं आई ट्रिपल एफ टी यूज नहीं कर पा रहा। तो आई ट्रिपल एफ टी बिल्कुल फायरबेस नहीं के कर साथ यूज पाएगा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। IEEE फायरबेस जो है, या अब वो मेरे को नहीं पता कि फायरबेस के अंदर अगर प्लगइन है IEEE का या गूगल असिस्टेंट का, तो तू फायरबेस में उसे एज अ प्लगइन यूज कर सकता है। लेकिन IEEE एक अलग ही क्लाउड सर्विस है, तो तू एक साथ दो क्लाउड सर्विस पे डेटा नहीं ब्रॉडकास्ट कर सकता, तू एक बारी में एक ही जगह कम्युनिकेशन कर सकता है। तो या तो तू IEEE यूज कर, IEEE का क्लाउड सर्विस यूज कर, या फायरबेस का यूज कर। नहीं, जैसे एडाफ्रूट आयो में होता नहीं है, जैसे कि आई ट्रिपल एफ टी का, मैं उस हिसाब से पूछ रहा था कि या क्या पता होता हो। नहीं, मेरे मेरे भाई मेरे को तो नहीं लगता कि दो, मतलब। हम्म। आई एडाफ्रूट आयो बनाने का पर्पस ये था कि वो लोग थोड़ा, एडाफ्रूट वाले जो है ना, वो थोड़ा अपना काम जो है ओरिजिनल रखते हैं। उन्होंने खुद के ही मैन्युफैक्चर्ड सेंसर्स बना रखे हैं, और उन्होंने अपने खुद की ही लाइब्रेरीज बना रखी है, पाइथन की भी और एम्बेडेड की भी। जैसे आर्डिनो वार्डिनो होगी, या फिर तुम नॉर्मली अगर करोगे तो उनका जो एडाफ्रूट आयो का जो क्लाउड है ना, वो ज्यादा डेडिकेटेड है अपने खुद के सेंसर्स पे। उनके अलग सेंसर लगा सकते हो तुम, जुगाड़ तो हर जगह चलते हैं, बट वहां पर उधर वो ये आ जाता है कि वो खुद के सेंसर्स को ज्यादा प्लॉट करवाता है डेटा। उनका उसके अंदर खुद का ही प्लग इन बेस्ड चीजें होती है, ठीक है। एंड अगर तुम एक जगह एक बारी में एक मतलब डेटाबेस यूज कर रहे हो, एक बारी में एक बार क्लाउड सर्विस यूज कर रहे हो ग्लोबल पे, तो फिर तुम दूसरी यूज नहीं कर सकते। मैंने ट्राई कर रखा है ये। मैंने क्या करा था, मैंने एक ही कोड के अंदर दोनों की कोडिंग कर दी थी एंड डाला था। इनिशियलाइज होता है, लेकिन दोनों में से एक ही जगह वो अपना रिस्पॉन्स भेजता है, क्योंकि HTTP का भी रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। HTTP भी एक बारी में पोस्ट करेगा, एक बारी में गेट करेगा। वो दो जगह पोस्ट नहीं कर सकता, या दो जगह से गेट नहीं कर सकता, इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती भाई। तो वो है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। रास्पबेरी पाई पे तू कर सकता है, आई थिंक ये चीज जो तू बोल रहा है, रास्पबेरी पाई पे तू कनेक्ट कर सकता है। या तो तू तब कर सकता है जब तू अपने डिवाइस को एक्सेस पॉइंट बनाएगा, मतलब क्लाउड सर्विसेज जो है वो तेरे डिवाइस पे कनेक्ट हो रही है, एंड फिर तू अपने डिवाइस को यूज कर रहा है ब्रॉडकास्ट करने के लिए डेटा। फिर तू वहां पर ना स्टेशन नहीं होगा, फिर तू एज अ ब्रॉडकास्टर होगा कि तू अपना डेटा फेंक रहा है। अब वो कोई भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है, फिर एक्सट्रैक्ट करने के लिए तो की लगा भाई डेटा, वो वाला काम होगा। अभी भी कोई गलती पे जा रहा है भाई, बंद कर दिया मैं, अभी भी चल रही है कोई, अब किसी ने बंद करी है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट्स है? आई होप मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग रखा। मेरे को फीडबैक भी दे सकते हो यार कि कैसा रहा। भैया बढ़िया था, एकदम मजा आ गया। ओके, भाई इंटरैक्टिव थैंक लगा। यू। थैंक यू। काफी बढ़िया काफी सही सेशन था। था रजत। थैंक यू। कोई डाउट्स नहीं है किसी को यार? कुछ पूछना नहीं है IoT से रिलेटेड, या कंक्लूड करूं मैं? हाँ। यार मैं जब सेंसर्स पे यूज करता हूँ तो हाँ, मोस्ट प्रोबेबली गार्बेज वैल्यू आती है। लेकिन गार्बेज वैल्यू जब आती है ना, तो थिंग्स भी क्या करता है, जब डेटा को प्लॉट करवाता है ना, तो उनका प्लॉट का जो पीछे का एल्गोरिदम होता है ना, वो गार्बेज वैल्यू को लेता ही नहीं है। वो उतना ही डेटा प्लॉट करवाता है जितनी उसको वैलिड मिलती है। लेकिन अगर मैं फायरबेस की बात करूँ, तो उसमें तो फिर वो फिल्टर आउट करना पड़ेगा जेसॉन के फॉर्मेट के अंदर कि हमें किस पर्टिकुलर रेंज में डेटा चाहिए। फिर वो डेटाबेस वाला काम आ जाता है थोड़ा उसके अंदर। वो गार्बेज वैल्यू ना एवरेज वैल्यू लेकर फिल्टर आउट हो जाती है।
वैसे ये गार्बेज वाली प्रॉब्लम ना ये तब आती है जब हम HTTPS ज्यादा यूज करते हैं। एक्चुअली IoT के लिए MQTT ज्यादा बेस्ट प्रोटोकॉल है। HTTP MQTT, ही हाँ में एग्जैक्टली। HTTP में ही मैंने ज्यादा ऑब्जर्व कर रही है कि ये एकदम से बहुत ही रैंडम वैल्यू आ जाती है। हाँ, MQTT प्रोटोकॉल ही काफी ज्यादा वाइडली यूज होती है इंडस्ट्री में। इवन MQTT ही यूज होती है। AWS और माइक्रोसॉफ्ट एजोर जो होता है वो MQTT यूज करता है। फायरबेस जो होता है वो HTTP यूज करता है, लेकिन GCP MQTT करता है। HTTP और MQTT में बहुत फर्क है, सिक्योरिटी का बहुत फर्क है। बहुत ज्यादा सिक्योरिटी देता है MQTT, प्राइवेट की, पब्लिक की, उसके बाद API की, SSH लेयर, बहुत सारी चीजें होती है उसमें भी। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन वो ओरिजिनल काम है। वो मैं कह सकता हूँ उस काम को हम कह सकते हैं पक्का काम, जैसे हम कहते हैं वो पक्का काम है। अभी जो हम कर रहे हैं वो कच्चा काम है, वो बस दिखाने के लिए तुम वो किस तरीके से चल रहा है HTTP पे, तुम कैसे खेल सकते हो बस। लेकिन जब तुम इंडस्ट्री के अंदर जा रहे हो तो HTTP नहीं पूछते लोग, MQTT मोस्टली पूछते हैं। वो लोग पक्का काम ही उस तरीके से करवाना चाहते हैं तुमसे। प्रणीत, आई थिंक कंक्लूड करते हैं यार मीटिंग। एक पिक ले लेते हैं सब लोग एक बार अपने वो एक पिक ले लेते हैं। हाँ फिर स्क्रीन हाँ। पर सब अपने जरा कैमरा ऑन कर लो। लेट्स पुट ऑन अ बिग हैप्पी स्माइल इवन इफ everything is happening. So let's take a pic. Yeah, sure. So एक बार सब बाकी लोग भी कर सकते हो, कर लो यार गाइस, मतलब शर्माने की कोई बात नहीं है इसमें।